दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय देश में राजनीतिक माहौल है, लगातार गर्म हो रहा है और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर से अपनी जो राजनीतिक समीकरण है, जो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, उसको कहीं न कहीं गति देने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी करते दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस, ये दो दोनों की गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए। उनकी जो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है, किस दिशा में जा रही है और किस तरह से वह उसे और नई तरह से उसे अमली जामा पहनाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हमारी चर्चा रहेगी और कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो गणित है लोकसभा का, किस दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता है। इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ श्रवण जी का। बहुत ही जाने-माने और विख्यात पत्रकार हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। और कहा जाता है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है वो पत्रकारिता जगत के। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो श्रवण जी, जैसे कि आपका अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव हो, विभिन्न कालखंड आपने राजनीति के बखूबी देखे हैं। तो आज की जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, उसको आप किस तरह से, अगर पिछले कालखंडों की कुछ बात करें, किस तरह से जो राजनीतिक अनुभव आपने देखा है पत्रकारिता अपने करियर के दौरान, तो आज की राजनीति किस दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है? क्या उसमें मूलभूत अंतर आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये जो कालखंड है ये मेरे जो पिछले अपने 6 दशकों की पत्रकारिता में जो देखा है उसमें सबसे अलग है। भारत के जीवन में या राजनीतिक जीवन में कहें या नागरिक जीवन में कहें, ये जो कालखंड है ये पहले कभी इस रूप में प्रकट नहीं हुआ जैसा आज है। एक छोटा-सा पीरियड था आपातकाल का। वो वो ज़रूर लोगों को के की उम्मीदों के खिलाफ था, क्योंकि जिस कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, जिस कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने आज़ादी प्राप्त की, जिस परिवार के नेतृत्व में अगुवाई में की, उनकी जेल यात्राओं बलिदान के आधार पर की, उस परिवार की जो सबसे विश्वसनीय प्रधानमंत्री है, उसने देश को आपातकाल में डाल दिया। और आपातकाल में इसलिए डाला कि वो सत्ता में बने रहना चाहती थी और वो उन्होंने उसके लिए आपातकाल घोषित किया। अब मैं जो बता रहा हूं कि ये जो पीरियड है अलग क्यों है और ज्यादा परेशान करने वाला क्यों है, वो ये कि वो आपातकाल तो डिक्लेयर्ड था, तो लोगों को ये था कि जो डिक्लेयर्ड है वो कभी ना कभी तो अनडिक्लेयर्ड होगा या खत्म होगा। लोग जेल में थे तो उनको पता था कि वीजा में है, डीआईआर में है। डीआईआर मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में है, रूल्स में। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में है, आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत। अभी क्या फर्क आ गया है कि ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और जो सत्ता में है वो इंदिरा गांधी की तरह सत्ता में जीवन भर रहना चाहता है और चुनाव को लेकर या चुनाव के परिणामों को लेकर एक तरह का अनिश्चितता का माहौल है। जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया और विपक्ष में बैठ गई। ये जो अभी हमारे यहाँ सत्ता है में लोग हैं, वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि चुनाव परिणामों को लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार करें और विपक्ष में जाकर बैठें। तो ये जो कालखंड है ये बहुत अलग है और इसमें जो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी देश की जैसी अभी है। मतलब
इतनी विषमता नहीं थी उस समय। इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। वो गरीबों के लिए काम करती थी, जो जो उनकी नीतियों के खिलाफ थे। जैसे उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म कर दिए, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। ये तमाम जो उपाय थे ये बड़े लेफ्टिस्ट माने जाते थे। मतलब राजाओं का प्रीवी पर्स खत्म करना या बैंकों का निजीकरण करना, सार्वजनिकरण करना, ये बड़ा बोल्ड स्टेप्स माने जाते थे। और उसका विरोध जो कांग्रेस में पूंजीवादी वृत्ति के लोग थे उन्होंने किया, और वो कांग्रेस छोड़ के भी गए। पर इंदिरा जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जो सरकार है पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है। मतलब जो लोग कांग्रेस को छोड़कर गए थे जिन कारणों से, ये भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों की सरकार है। और अब जो भारतीय जनता पार्टी में लोग कांग्रेस से छोड़कर जा रहे हैं, ये उसी तरह के लोग हैं जो उस समय कांग्रेस छोड़कर गए थे। और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, इसका मतलब है कि ये अनंत काल तक चल सकती है। इन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में ये होता है कि लोग डरते रहें और उनको पता नहीं हो कि क्यों डर रहे हैं, या पता भी हो कि क्यों डर रहे हैं पर मुंह नहीं खोलते हैं। तो ये खतरनाक है। ये जो कालखंड है ये थोड़ा सा चिंता करने वाला है, चिंता पैदा करने वाला है। जी, जी। अगर हम जैसे बात करें चुनाव जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं और पहला फ़ेज़ का चुनाव तो बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे में जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को आप देख रहे हैं जो प्रमुख रूप से कुछ न कुछ अपनी जो अहमियत अपनी रखते हैं और साथ ही चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? हम देख रहे हैं विपक्षी दल की अगर बात करें, राहुल गांधी लगातार जन सरोकार के विषय लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने घोषणा पत्र भी जो डिज़ाइन किया अपना कांग्रेस पार्टी ने, उसमें लगातार ऐसी बातें कही गई हैं जो जनता से सीधे-सीधे जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर सत्ता पक्ष की तरफ देखें, आज उन्होंने बड़ी अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में तमाम तरह के मुद्दे दूसरी तरह से वह उठा रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव का एक खाने-पीने के ऊपर उन्होंने तेजस्वी यादव को लेके मंच पे कहा कि किस तरह से, तो ये जो मुद्दे हैं जिनका जनता से कोई मतलब नहीं है, इन मुद्दों को क्यों प्रमुखता दी जा रही है? इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, दो चीजें हो रही। प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता जो कहते हैं सभाओं में, वो चीज अलग है, और जो घोषणा पत्र में कहा गया वो अलग है। आप बुनियादी फर्क देखिए। आज जो घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने, उसमें जितनी चीजें उन्होंने कही हैं उसमें एक तो नया कुछ भी नहीं है। एक दो चीजें नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि राशन 5 साल तक फिर से फ्री मिलता रहेगा, वो पहले बोल चुके हैं। आयुष्मान के तहत जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो मिलती रहेंगी, वो है। एक जो नई चीज जो इन्होंने कही है कि जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब अब राशन 5 साल फ्री और बिजली फ्री, ये उन्होंने कहा है। अब ये नहीं कहा कि पूरे देश को मिलेगी बिजली फ्री, कि जिन लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है उनकी बिजली फ्री होगी। ये क्लियर होना बाकी है। मैंने पढ़ा नहीं है पूरा डिटेल में, इसलिए कहने से। बाकी चीजें तो उन्होंने 3 करोड़ नए घर बनाएंगे, झुग्गी झोपड़ियों का विकास होगा, कुकिंग जो फ्यूल है वो क्लीन होगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनेगा वेजिटेबल्स के लिए और दालों के लिए, मतलब कीमतों को स्थिर रहने के करने के लिए फंड बने। ऐसी कुछ चीजें हैं। बाकी तो जी। उन्होंने बताया हमने क्या किया है, क्या उपलब्ध किया है, क्या नहीं किया। घोषणा पत्र में हिंदुत्व नहीं है जो ऊपरी तौर पर दिखता है।
जैसे हिंदुत्व को लेकर या विभाजनकारी कोई बातें इस तरह की नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब ये जो चीजें नहीं हैं वो प्रधानमंत्री भाषण में कह रहे हैं कि वे मटन, अब घोषणा पत्र में तो है नहीं। देश की एक बड़ी आबादी नॉन वेज में खाती है, बीजेपी की हुकूमतों वाले राज्यों में भी खाती है। अगर आप निकालें आंकड़े तो आपको पता चलेगा कितने % लोग खाते हैं। तो अब 2 घोषणा पत्र हैं बीजेपी के, जैसे 2 इमरजेंसीज हैं, एक डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड, अघोषित और घोषित। बीजेपी के 2 घोषणा पत्र हैं, एक लिखित और एक अलिखित। अलिखित घोषणा पत्र यह है कि हिंदुत्व भी जारी है, मंदिर भी जारी है, विभाजन भी जारी है, वो जहां जाएंगे वहां वैसी भाषा बोल देंगे। तो लोगों को क्या यकीन करना चाहिए? जो लिखित में दिया है उन्होंने वो करना चाहिए कि जो अलिखित है वो करना चाहिए, कि दोनों को मिला के करना चाहिए? मिला के का मतलब ये कि जैसे कौशिक जी को मेरठ में मकान खरीदना है नया, तो जिससे खरीद रहे हैं वो कह रहा है कि साहब इतना पैसा तो आपको व्हाइट में देना पड़ेगा और इतना ब्लैक में देना पड़ेगा। ये जो घोषणा पत्र है ये व्हाइट का पैसा है, मतलब। ठीक और बात जो है। ये जो सभाओं में जो कह रहे हैं ये ब्लैक का पैसा है। अब कई जो जगह होती हैं वहां पर वो ब्लैक का पैसा ज्यादा हो जाता है और व्हाइट का कम होता है, जिससे टैक्स कम देना पड़े। ये जो बीजेपी का घोषणा पत्र है ना, इसमें ब्लैक का पैसा ज्यादा है। आपको इनके नए घोषणा पत्र में कुछ मिलेगा ही नहीं जो इन्होंने पहले न तो जो ऐसा कि जो नहीं कर रहे हो या जो पहले नहीं कर चुके हो। तो इसलिए ये फर्क है। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जो है वो ये है कि जो उन्होंने कहा अपनी यात्राओं में, राहुल गांधी ने 2 यात्राओं में जो कहा, जी, जी। और उन्होंने नहीं कहा, जो लोगों ने कहा उनसे, वो है उसमें। जैसे आपने महाभारत की कहानी सुनी है क्या? जी, जी। किसने कहा और किसने लिखा? एक कहानी में ये वर्णन है कि गणेश जी कहते हैं और वेद व्यास जी लिखते हैं। जी, 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 जी। ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है इसमें क्या है कि ये घोषणा पत्र जो है ये जनता ने लिखा है, मतलब जनता ने कहा है बिल्कुल। सड़कों पर राहुल गांधी को। राहुल गांधी कहते थे ना कि मैं सुनता था, सिर्फ मैं जी, जी, बोलता नहीं था। और राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग स्टेनोग्राफर का काम करते थे। तो इसमें वो सारे मुद्दे निकले हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो जनता ने कहे। और तो मतलब राहुल गांधी जो कह रहे हैं या कांग्रेस जो कह रही है और जो घोषणा पत्र है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो कह रहे हैं वो अलग है और जो छपा है वो अलग है। अब वो अलग क्यों है? वो अलग इसलिए है कि घोषणा पत्र पहले फेज के चुनाव के 4 दिन पहले जारी हुआ है और मोदी जी का चुनावी यात्रा 4 महीने पहले चालू हो गई। तो वो 4 महीने से जो कह रहे थे उसका क्या होगा? उन्होंने कहा ना बिल्कुल, 4 बिल्कुल, महीने बड़ा विषय है। जी, जी, कि जी। मंदिर, हिंदुत्व, विभाजन,
नागरिकता कानून, ये सब चीजें कही। अब वो चीज अगर घोषणा पत्र में नहीं है कि सीए नहीं हो मान लो, या एनआरसी नहीं हो, या संविधान बदलना नहीं हो, तो क्या आप मान लेंगे कि घोषणा पत्र में नहीं है इसलिए लागू नहीं होगा? हाँ, पॉसिबल तो नहीं है। पॉसिबल। दोनों इसलिए बातों में अंतर है काफी। दोनों में अंतर, इसलिए आप मान के चलो कि कई देशों में अलिखित संविधान होता है। ये अलिखित संविधान मोदी जी का एक अलग होता है। तो बीजेपी के दो घोषणा पत्र हैं, एक लिखित घोषणा पत्र और एक अलिखित घोषणा। तो मोदी जी का जी, जी। अलिखित घोषणा पत्र जो है, उनके भाषणों में आपको लिखा हुआ गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। जी, 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 जी। अच्छा, जैसे एक बात एक ज़रूर एक कही जा रही है, जो हिंदी बेल्ट और जो दक्षिण की जो बेल्ट है राजनीतिक रूप से, दोनों का जो अगर हम देखें सिनेरियो अलग-अलग कुछ दिखाई देता है। और ख़ास तौर से हिंदी बेल्ट में जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बड़ी आशातीत सफलता प्राप्त की और लगभग कई राज्यों में 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि लगातार उन्हें चुनौतियाँ हिंदी बेल्ट में मिल रही हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है या महाराष्ट्र और बिहार की भी गठबंधन के साथ उन्होंने बड़ी सफलता इन दोनों राज्यों में प्राप्त की थी। झारखंड भी है। तो ऐसे में इस बार लगातार सभी राजनीतिक विश्लेषक यह अनुमान लगा रहे हैं भाजपा को यहाँ पर एक बड़ी टक्कर मिल रही है और बड़ी चुनौती उन्हें मिल रही है। आपका क्या आकलन है? आप किस तरह से पूरी हिंदी बेल्ट की राजनीति को बदलती हुई देख पा रहे हैं या उसमें कुछ क्या परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? मैं दो चीजें देखा हूँ। एक तो जो साउथ का जो पूरा इलाका है, और जिसमें करीबन 150 सीटें हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। केरल, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र, फिर उड़ीसा। इन राज्यों में 150 सीटें। इसमें बीजेपी की जो सीटें पहले थी उससे कम होने वाली हैं। पहले इनके पास 25 सीटें, 26 सीटें कर्नाटक में, 4 सीटें तेलंगाना में, और कुछ सीटें 7-8 सीटें या जो भी हैं उड़ीसा में हैं इनके पास। कर्नाटक में अब इनकी सरकार नहीं है तो कम होंगी, तेलंगाना में अब सरकार नहीं है तो कम हो जाएंगी। इनकी सरकार का मतलब है कि केसीआर की सरकार नहीं है, जी, जी। कांग्रेस की सरकार है, तो कम हो जाएंगे। और वैसे ही उड़ीसा में इनके पास 8 सीटें हैं, 12। उड़ीसा में बीजेपी के पास 8 सीटें हैं, तो वो कम हो जाएंगे। तो 8 सीटें ये, कर्नाटक की 25, 8 33, और 4 सीटें तेलंगाना, 37 सीटें चलो। हैं। ये 37 कम हो जाएंगी 150 में से। जो इनके पास 37 थी वो भी कम हो जाएंगी और बढ़ेंगी नहीं। बढ़ने के लिए गुंजाइश कहीं नहीं है। तमिलनाडु में अभी थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं, तो वहाँ 1 सीट 2 सीट कभी मिल जाए तो बड़ी बात है। पर जो 37 सीटें कम हो रही हैं, 37 में जो कमी हो रही है, चाहे जी, जी। 15 सीटों की हो, 20 सीटों की हो, वो बड़ी होगी। ये तो हो गया पिक्चर साउथ दक्षिण की। का। अब नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों को आप अलग कर दीजिए, उसमें असम भी है और बाकी राज्य हैं। असम में कम हो जाएंगी, और उत्तर पूर्व में मणिपुर भी है, आप देख रहे हैं वहाँ क्या हालत है इनकी। जी, जी। बाकी जगह भी कम हो जाएगी, तो उत्तर पूर्व को भी छोड़ देते हैं। अब ये जो 200 सीटें निकल गई, 150 वो और 25 सीटें, पौने 200, 543 में से पौने 200 सीटें आप निकाल दीजिए, या 200 निकाल दीजिए, 2 संख्या। बाकी राज्य निकाल दीजिए, छोटे केंद्र शासित प्रदेश निकाल दीजिए, जी, जी, जी। 350 सीटें बचती हैं।
अब आप बताइए कि 350 सीटों में से इनको 400 सीटें कैसे मिल सकती हैं? जब सीटें 350 हैं तो 400 कैसे मिलेगी? 350 में 370 कैसे मिलेगी, ये बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। और 350 की 350 मिल जाएगी तो विपक्ष को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा कि हुँ। नहीं मिलेगा इस पूरे बेल्ट में? यही बड़े सवाल हैं कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है इसमें विपक्षी को बिल्कुल क्या माइनस करके चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं ज़ीरो नहीं मान के चल रहे हैं उन्हें। जीरो मान के चल रहा है, तो कोई मानेगा क्या? जीरो मानेगा क्या कि महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में, झारखंड में, उत्तराखंड में, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, कुछ हिमाचल में कुछ नहीं मिलेगा, गोवा में। तो उत्तर भारत में या पश्चिम में देश के या सेंट्रल भारत में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब तमाम जगह, जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि लद्दाख में किस तरह का आंदोलन चल रहा है। जी। इनकी सीटें कम हो जाएंगी, तो दक्षिण में भी कम, उत्तर में भी कम। इनकी स्थिति है बहुत खराब। जो आपका सवाल था मैंने उसका जवाब दे दिया कि भाई, जी, जी। और मैं आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब इसलिए दे रहा हूं कि आपके जो भी दर्शक हैं उनको ये समझ में आना चाहिए आंकड़ों का गणित, बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई है ही नहीं, घर में एक आदमी का, दो आदमी का आटा है, रोटी 4 रोटी बन पाई, इतना आटा। कौशिक जी ने 15 दोस्तों को बुला लिया खाने के लिए, कैसे कहाँ पूर्ति से होएगी? होगा? कैसे कैसे पूर्ति होगा? होएगी? तो ऐसे ही है कि सीटें ही नहीं है। सीटें। जब है ही नहीं सीटें, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मोदी जी को इस बार 4000 सीटें आएंगी, 4000 4000। तो ये पागल हो गए। जी, जी। अब जिस आप तरह की सही फिर कह रहे हैं। आखिरी जी, जी। जी, जिस तरह वक्तव्य सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं यक्ष पर्सन की बात ही सबके सामने है कि जब इतना मामला ही नहीं है, आप कैसे उसे पूरा करेंगे? ये बड़ा विषय है। तो जिस तरह तो की इसलिए साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, साइकोलॉजिकल गेम खेलने की तैयारी चल रही है सरकार की तरफ से। साइकोलॉजिकल गेम ये होता है कौशिक जी कि जब आर्मी को भेजते हैं बॉर्डर पे तो उनकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में केवल एक ही चीज बोलते हैं। आपने कभी वो पिक्चरें देखी कि वो जिसमें वो दुश्मन को मारने जाते हैं तो सिर्फ वो उनके चेहरे दिखाते हैं, बताते हैं कि यही लोग हैं जिनको मारना है? देखा आपने? जी, जी, जी। नहीं, या देखिए, बताते देखिए। हैं कि यहाँ हमला करना है, या जी, वो जी। बताते हैं कि ये इस चोटी पर चढ़ना है। ये पॉइंट्स हैं तो ये। ये दिमाग को कंडीशन करते हैं। और जैसे वो जो तालिबानी हुकूमतें होती है वहां तो पूरा का पूरा यही रहता है कि पूरा उनको दिमाग को पूरा वो कस देते हैं ना चारों तरफ से नट बोल्ट से, जी, जी, जी। कि एक जगह फोकस कर देते हैं, एक जगह स्थिर कर देते हैं। फोकस कर, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि आपके दिमाग को कंडीशन कर दें। और जब कंडीशन कर देते हैं तो चारों दिन 24 घंटे वही वही दिखता है। जैसे जो प्रेम में पड़ जाते हैं ना, मोहब्बत में, तो उनको प्रेमिका के अलावा कुछ नहीं दिखता है। कुछ समझ में नहीं आता। भूख भी इतनी दिखती लगती ना, भूख भी चली बिल्कुल। जाती है। हाँ, एग्जैक्टली वही हो रहा है कि ये इन्होंने कंडीशन कर दिया कि भैया कुछ नहीं, ये अगर कह दें 450 तो सब 450 गिनाएंगे। 450 मान लेंगे। फिर अगर 500 कह देंगे तो 500 हो जाएगा। ये सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल ऐसा संकुचित कर दिया है कि वो सोच ही नहीं नहीं रहा है नहीं, कि क्या ठीक है, संकुचित क्या गलत है, क्या बोला जा रहा है। संकुचित नहीं करना, पंगु करना। पंगु कर दिया है, पंगु पंगु कर करना, दिया।
ये पंगु कर रहे, जी जी मीडिया को खरीद लिया, सबको खरीद लिया। तब आपको नहीं खरीद पाए वो, तो आप मेरी बातचीत को दिखा रहे हैं अपने दोस्तों को, नहीं? जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से एक बना हुआ है माहौल, उसमें स्वतंत्र टिप्पणी करना भी आज के समय में वो कहते हैं ना, बड़ी परीक्षा है कि किस तरह से आप एग्जैक्टली, स्वतंत्र स्वतंत्र लेखन एग्जैक्ट, या स्वतंत्र टिप्पणी या स्वतंत्र बेबाक तरह से अपनी बात रख पा रहे हैं, तो बड़ी परीक्षा के दौर एग्जैक्ट, है ये सभी लोगों के लिए। और निश्चित रूप से एग्जैक्ट। सभी को सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं या हम किस तरह की व्यवस्था को अपना रहे हैं। तो जैसे कि अगर हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, लगातार बहुत ही चर्चा रही है देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड, और बड़ी-बड़ी इसमें चीज़ें सामने भी आई हैं, किस तरह से चंदा लिया गया, किस तरह से फ़ायदा दिया गया। तो इस तरह के तमाम आरोप-प्रत्यारोप एक-दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड एक आम आदमी को चुनावी अगर मुद्दों की बात करें, कुछ प्रभावित कर रहा है? क्या लगता है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर आम आदमी क्या मुखरता के साथ मतदान करने जाएगा? जब वो सोचेगा इस विषय पे, किन मुद्दों पे वह मतदान करते समय किन मुद्दे उसके मतलब दिमाग पे हावी रह सकते हैं? इसमें दो तरह की थ्योरी है, एक थ्योरी नहीं है। एक थ्योरी तो ये है कि वो, जैसे कौशिक जी गए ससुराल जा रहे हैं, अब ससुराल से बहुत नाराज हैं कौशिक जी। सारे एग्ज़ाम्पल मेरे पास ही रहेंगे। कि कौशिक जी, प्रशांत कौशिक ससुराल के प्रति बहुत नाराज हैं और बहुत गुस्सा, बीवी पर गुस्सा निकालते रहते हैं ससुराल को लेकर। पर जैसे ही ससुराल पहुंचे, उनकी आवाज बदल जाती है। वो ससुर जी के पैर छूते हैं, सास के पैर छूते हैं, खुश हो जाते हैं वहां जाके। और जितना गुस्सा घर में करते हैं बीवी के सामने ससुराल को लेकर, वो ससुराल पहुंचते से भूल जाते हैं। खुल जाते हैं। एक तो थ्योरी ये है। वही थ्योरी ये है कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर खूब गुस्सा है, पर जैसे ही मतदान डाल केंद्र पे पहुंचे, अरे बोले यार ठीक है यार, और तो कोई है नहीं ना, अब कौन है इसके अलावा, जैसा भी है ठीक है दे दो। आपका जो जवाब है ना सवाल का, वो ये है कि जी, जी, गुस्सा जी। तो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए, पर वहां गए तो सब भूल गए। एक तो ये, दूसरा ये है कि यार अब छोड़ना नहीं है, इस बार छोड़ दिया तो बहुत तकलीफ होगी। आदमी तय कर लेता है, और वोट नहीं देने जा रहा हो तो भी जाता है कि इस बार तो इनको, हमको वोट देना ही नहीं है, और इनके खिलाफ अगर बिजली का खंभा भी खड़ा है उसको वोट दे देंगे, जैसा कि इमरजेंसी के बाद हुआ था। इस बार जो होने वाला है ना, वो ये वाला होने वाला है। क्या समझे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। कि लोग तय जनता करके मन बना जाएंगे, रही है अपना, मन बना चुकी है मन जनता बना कहीं न लिया कहीं। कि वो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको दो उदाहरण दिए, एक आपका दिया जी, जी, और जी। एक मतदाताओं का दिया, कि इस बार वो कौशिकी ससुराल जाएंगे तो बात करके ही आएंगे। गुस्सा बरकरार रहेगा। कि जिस तरह के आपने कहा कि जो मतदाता का गुस्सा है वह कहीं न कहीं मतलब अंतिम चरण में है, और अगर हम देखें राजनीतिक माहौल है, चुनावी माहौल को देखें, तो उसमें वह उत्साह भी इस समय नज़र नहीं आ रहा है कि निरस्ता का भाव कहीं न कहीं चुनाव के अंदर दिखाई देता है। इसका क्या क्या संकेत है? क्या मतलब क्या है इसका कारण? इसका संकेत ये है कि एक तो वोटिंग कम होगी, हो सकती है। तो वोटिंग कम होगी मतलब बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं वो तो जाएंगे ही, और जो बचाना चाहते हैं वो हो सकता नहीं जाए। समझा। और दूसरा ये कि पैसा नहीं है लोगों के पास, मतदाताओं, जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, खाते बंद कर दिए आपने, सब कर दिया, नोटबंदी जैसे की थी 2016 में। तीसरा ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, उसने सारी आवक खत्म कर दी इनकी, और जो जिन कंपनियों ने पैसा दिया था पहले, वो डर गई हैं इनको अब पैसा देने से।
तो ये कई कारण हैं, इसलिए आपको उत्साह नहीं दिखा रहा। जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक सही है। कहा आपने कि कई हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो आपने कारण बताया कि कहीं न कहीं चुनाव में बड़ा रोल भी प्ले कर रहे हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह पूरे राजनीतिक विषय का जो आज वर्तमान संदर्भ है, उसका जिस तरह विश्लेषण किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों को अपना समय दिया है। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।